नीट में एक्चुअली कम बच्चे कमज़ोर नहीं होते पहली बात, सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते पहली बात, और एनसीईआरटी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैंने भी कभी नहीं दिया था 11th-12th में, मैंने बुक भी नहीं खरीदी थी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो कहीं ना कहीं आप सिलेबस को सही से मतलब जज नहीं करोगे ना, तो आपके स्कोर कभी नहीं हो सकते नीट में। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करना सीखिए, समय से पहले करिए, क्योंकि टेस्ट भी आपको देना होता है। वो बहुत जरूरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम ही नहीं बचेगा तो आपको एमआर भी होता है, काफ़ी सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। आपको नॉर्मल एग्ज़ाम्स नहीं होता है नीट का एग्ज़ाम। कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, कि एक एटीट्यूड होता है एग्ज़ाम को भी निकालने का, कि नहीं चलो निकालना ही यार इसको। माइंडसेट अगर आपका है कि एग्ज़ाम निकालना है तो निकलेगा ही। नंबर कम एक बार में आता है, दूसरा बार में नहीं आएगा। एनसीईआरटी आपको ढंग से करना होता है, ऐसा नहीं कि एक बोला जाता है कि एनसीईआरटी से आएगा क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि रटना है आपको एनसीईआरटी। पहले समझिए, उसके बाद वो अपने आप ही आपको याद हो जाता है। तो जो बच्चे अभी 10th पास किए उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि 10th पास बच्चे जो हैं वो 11 से ही सीरियस हो जाएं और वो कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे स्कोर आए, 670, 670, 80, 675 से अब स्कोर आने की कोशिश करें, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अच्छे मेडिकल कॉलेज उनकी दाखिला हो जाए और उनका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आनंद जायसवाल और आज फिर से एक नई स्टोरी के साथ, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे स्टूडेंट से जो कि अपने आप में एक एग्जाम्पल है। उनके रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी सफलता पाई है जो कि आप सबके लिए एक इंस्पिरेशनल हो सकता है। तो मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा गोपाल राज को। और गोपाल राज को मैं जानता हूँ कि वो 10th पास करके 11th में आए थे मेंटस एडुसर्व, और यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की। 2 साल उन्होंने पढ़ाई की 11th-12th में, और फिर 680 मार्क्स अचीव किए उन्होंने 720 मार्क्स पे। कोई बच्चा अगर 680 मार्क्स अचीव करता है 720 में, तो उनका एक अलग ही मैंने देखा है कि होता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। जब मैंने इनसे पूछा कि गोपाल तुमने 680 अचीव कर लिया, कैसी लग रही है अचीवमेंट, तो उसका ये कहना था सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, मैं 720 स्कोर करना चाहता था। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी आपको इंस्पायर करेगी। तो गोपाल राज से मैं बात करूंगा और आप उनसे मिलेंगे अभी। हेलो गोपाल, हाउ आर यू? मैं ठीक ही हूँ। तुम थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताओ मुझे। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो गांव में ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग मूव किए। लेकिन पापा मतलब अभी भी किसानी है, कुछ खास मतलब ज़मीन नहीं है हमारे पास। कितनी ज़मीन होगी तुम्हारे पास? 2-2.5 बीघा वगैरह। अच्छा, 2-2.5 बीघा ही ज़मीन है तुम्हारे पास, और उसी पे डिपेंडेंट है तुम्हारी फैमिली, खासकर मेरी फैमिली। हाँ, खासकर तुम्हारी फैमिली। तो मतलब ये एक जो तुम बता रहे हो उसके हिसाब से कि एक तुम किसान के परिवार से हो और तुम वहाँ से आके आज एक अच्छे डॉक्टर बनने वाले हो। 680 मार्क्स में तुम्हें इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएंगे। तुम इसको कैसा फील कर रहे हो आज जो तुम्हारी अचीवमेंट है? ऑफ कोर्स, आप 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, आप उसमें 1000 रैंक्स, मतलब कि बच्चे वो अचीव जरूर करना चाहेंगे। और अब आपका आता है तो आप खुशी तो मतलब समझ सकते हो आप। ऐसे तुम्हारे जो स्कोर थे जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें तुम्हारे 680 से ज़्यादा स्कोर आते थे? यस सर, हमेशा लगभग मतलब 680 से प्लस ही रहता था। थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हुआ था जब रिज़ल्ट आया था, मतलब जब आंसर की वगैरह मिलाया था उसको, और ख़ासकर जब रैंक काफ़ी ज़्यादा चला गया इस पर, तो और भी मतलब डिसअपॉइंटेड हो गया था। बायो में तुम्हारे कितने मार्क्स थे? एक क्वेश्चन गलत हो गया था, 355। अच्छा, 355 मार्क्स थे तुम्हारे बायो में, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट। 360 को 355 स्कोर कर पा रहे हो। एक चीज़ बताओ, जो तुम्हारी फैमिली में तुमने बताया फादर फार्मर है, मदर क्या करती हैं तुम्हारी? मदर हाउस होल्ड, घर को संभालती है। घर को संभालती है। तो एक साधारण परिवार से तुम अब डॉक्टर बनने वाले। तो फैमिली में पहले से कोई डॉक्टर है? आई थिंक मेरे पूरे गांव में, मतलब गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। किस गांव से हो तुम? मेरा गांव पचड़ा हुआ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? डिस्ट्रिक्ट नवादा ही डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट में पचड़ा गांव से तुम आते हो। तुम अपने गांव के पहले डॉक्टर होगे। हाँ, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे लिए। एक चीज़ बताओ, तुमने 11th में, मुझे जहाँ तक याद है, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों लिया था तुमने। हाँ, यस सर, यस।
ये बताओ तुमने जेई मेन दिया होगा? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट 12 के बाद नहीं दिए थे, लेकिन ड्रॉप ईयर में दिए थे इस साल बाद। जो नीट मैंने दिया था उसमें मैंने जेई भी दिया था। कितना तुम्हारा उसमें परसेंटाइल है? 99.1 था शायद। 99 परसेंटाइल तुम्हारा नीट जेई मेन जेई में भी मेंस है। में, यस। तो तुम्हारे पास अब तो दोनों ऑप्शन है, तुम एनआईटी में Yes, मिल ही जाएगा, तुम डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो। क्या बनना चाहते हो? नहीं, मैं तो डॉक्टर ही बनना चाहूँगा। डॉक्टर ही बनना चाहते हो? क्योंकि ऐसे बच्चे मुझे बहुत बार मिले हैं, मेरे बैच में मैंने बच्चों को पढ़ाया और मैंने देखा है कि उसका आईआईटी में भी अच्छा रैंक है और नीट में भी अच्छा रैंक है, और फाइनली वो अभी एम्स पटना में पढ़ रहा है। तो ऐसे बच्चे काफ़ी होते हैं, और ये भी एक इंस्पिरेशन है तुमसे कि तुमने दोनों सब्जेक्ट लिया और दोनों में अच्छा कर रहे हो। जेई मेन जैसे एग्जाम में भी 99 परसेंटाइल से अबव है तुम्हारा, और जे एडवांस में 680 है, सो वेल डन। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? व्हाई नॉट इंजीनियर? एक्चुअली ह्यूमन एटमी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली अच्छी लगती है, मतलब डायसेक्शंस वगैरह देखना, करना भी एक्चुअली। तो रिसेप्शन किया तुमने? नहीं, देखने मतलब वीडियोस वगैरह जो देखते हैं यूट्यूब, वीडियोस देखते हो? और ये सब करने का मौका मिलेगा तो एमबीबीएस। और एक सपना है एक तरह से कि मैं भी ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ूं और उस पे समझूं रिसर्च उसे, करूं, yes, समझूं और डायसेक्शन करूं चीज़ों पे। फिर आगे का क्या प्लान है? मतलब किस मेडिकल साइंस के किस फील्ड में जाना चाहते हो? सर्जरी होता है उसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग होते हैं, मुझे इतनी जानकारी है। ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत तो नीट के एग्ज़ाम से ही होती है, क्योंकि आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो चांसेस बनते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर भी बनिएगा। अब अगर इंटरेस्ट क्या है इंटरेस्ट तुम्हारा? कार्डियो का है, कार्डियोलॉजिस्ट का। कोई स्पेसिफिक कारण ऐसा कुछ फैमिली में तुमने या सोसाइटी में देखा हो जिसने तुम्हें इंस्पायर किया हो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, तो नीट एक्चुअली बायो कहीं पसंद भी था, मैथ थोड़ा लेंदी हो जाता है यार, तो काफ़ी एक तो हार्ड तुम्हारे जो फादर बीमार रहे उससे वो भी तुम्हें लगा कारण कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों को तुम अच्छा करना चाहते हो, उस वजह से भी तुमने बना। और दूसरा बायोलॉजी तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि उसमें टॉप रखना ज़्यादा आसान है देन जेई वाला पार्ट। तुमने जेई में भी अच्छा किया है, तुम उसमें भी चाहते तो अच्छा कर ही सकते थे। एक चीज़ बताओ, जैसे तुमने ड्रॉप लिया, ड्रॉप के पहले तुम्हारे कितने मार्क्स थे? 530 होगा। 530? मैंने देखा भी नहीं था रिजल्ट, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ही ख़राब गया था, मुझे पता था कुछ तो 500 प्लस मार्क्स है तुम्हारे, और तुमने रिजल्ट देखा भी नहीं था। भैया वगैरह मतलब देखे होंगे, भैया ने देखा। तो एक चीज़ तो 11th-12th में जो बच्चे ऐसा होते हैं जो 500 के आसपास रुक जाते हैं, तो और फिर उसके बाद तुमने जो भी अचीव किया है, तो उसके बारे में तुम कैसे बताओगे कि जो बच्चे अभी मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी होंगे जिन्होंने कम स्कोर किया, तो उनको कैसे करना चाहिए प्रिपेयर ताकि उसके स्कोर बढ़ जाए? नीट में एक्चुअली बच्चे कमज़ोर नहीं होते, पहली बात। सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते, पहली बात। और एनसीईआरटी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैंने भी कभी नहीं दिया था 11th-12th में, मैंने बुक भी नहीं खरीदी थी केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी। तो कहीं ना कहीं आप सिलेबस को सही से मतलब जज नहीं करोगे ना, तो आपके स्कोर कभी नहीं हो सकते नीट में। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करना सीखिए, समय से पहले करिए, क्योंकि टेस्ट भी आपको देना होता है। वो बहुत जरूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम ही नहीं बचेगा तो आपको ओएमआर भी होता है, काफ़ी सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। आपको नॉर्मल एग्ज़ाम्स नहीं होता है नीट का एग्ज़ाम। कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, कि एक एटीट्यूड होता है एग्ज़ाम को भी निकालने का, कि नहीं चलो निकालना है यार इसको। तो आप माइंडसेट अगर आपका है कि एग्ज़ाम निकालना है तो निकलेगा। ये नंबर कम एक बार में आता है, दूसरा बार में नहीं आएगा, पढ़ोगे ना आ जाएगा यार। मेन है आपको पढ़ाई करते रहना है और आप नंबर अचीव कर सकते हैं। तो जो बच्चे ड्रॉप लेना चाह रहे हैं उनको आप यही बोलना चाहोगे कि आप थोड़ा फोकस बढ़ाएं, फोकस अपनी बढ़ाइए और कंटिन्यूटी मेंटेन करें, और मार्क्स थोड़े बहुत कभी कभी कम भी आते हैं तो उससे घबरा नहीं, अपने मार्क्स पे वर्क करते रहना है। एक चीज़ और बताओ, जो मैं देख पा रहा हूँ जो तुम्हारे मार्क्स अभी बढ़े हैं उसमें, जैसे तुम्हारी बातों से ही लग रहा है कि तुमने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है? तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? एनसीईआरटी यार, नीट एनसीईआरटी मतलब नीट एनसीईआरटी के बराबर ही है। आपको एनसीईआरटी नहीं आती, नीट तो भूल ही जाओ पहली बार। जेई में तो आप कुछ कुछ कर भी लोगे, लेकिन भूल जाओ, नीट नहीं होता है किसी से बिना एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी आपको ढंग से करना होता है, ऐसा नहीं कि एक बोला जाता है कि एनसीईआरटी से आएगा क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि रटना है आपको एनसीईआरटी। पहले समझिए, उसके बाद वो अपने आप ही आपको याद हो जाता है।
कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है एनसीईआरटी में लिखी हुई कि जो काफ़ी टफ है या टीचर आपको पढ़ाते नहीं, टीचर तो आपको उससे ज़्यादा ही पढ़ाएंगे कभी भी। तो वो तो आपके लिए होना चाहिए कि ये तो काफ़ी कम है, ये तो अच्छे से आना चाहिए मुझे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एक ही पैटर्न के, उसे आप तैयारी करिए, हो जाएगा आपका। ये बात इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों से हम लोग भी बोलते हैं। एनसीईआरटी की फिजिक्स की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, बायोलॉजी की किताबें हैं, तो लिमिटेड बुक्स है और उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बुक भी पतली पतली, ऐसी नहीं मोटी बुक है। तो इतनी बुक तो एक साल में भी बंदा अच्छे से कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट अगर सिंसियर हो जाए तो, और उतना कर ले तो मैं 600 पार तो कर ही जाएगा। बिल्कुल सर। और मैं एमबीबीएस की सीट पक्की है उसकी, नीट का टैग तो लग ही जाएगा अच्छे डॉक्टर। यस सर, मैंने भी आई थिंक यही किया था। एक साल में मैंने पहले तो मैं फिजिक्स की एनसीईआरटी मतलब पढ़ता भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ एग्ज़ाम का, सिलेबस का, तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो 2 बुक ही है, पढ़ने में क्या लगता है। बिल्कुल, एनसीईआरटी इज मस्ट। या बस दूसरा तुम एक चीज़ बता रहे हो सिलेबस कंप्लीशन का, तुमने सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया था? जब दिसंबर में ही हो गया था। अच्छा, दिसंबर में कोर्स कंप्लीट कर लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कोर्स कंप्लीट कर। उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद मैंने आई थिंक 1.5 महीना तक रिवीजन अपना कंप्लीट कर लिया, जो भी मुझे नहीं आता था एक्चुअली। और जो एनसीईआरटी मैंने तभी से पढ़ना स्टार्ट किया था फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स की शुरू से पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि एक्चुअली फिजिक्स में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस वही 5 या 4 ही क्वेश्चन तक है। आपको क्वेश्चंस आना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है फिजिक्स में। तो पहले तो आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जेईई के भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। मैंने बनाए थे, सारे बनाए थे, पीवाईक्यू वगैरह। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व से आता है, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं, वो भी काफ़ी इजी होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ देर ठूस आएगा, कुछ ऐसा दे देगा कि नहीं बनता है किसी से। पेपर काफ़ी ज़्यादा हल्का जा रहा है, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा 680 670 प्लस ही मार्क्स, क्योंकि अच्छे कॉलेज फिर नहीं मिल पाएंगे आपको। तो एनसीईआरटी, ये बात आपने सही बोली है, जो मैं तुमसे बात करके समय और मैं भी रिकॉल कर पा रहा हूँ कि अगर आप फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप पहले क्लास की चीज़ों पे फोकस करें, अपने सिलेबस को जल्दी ख़त्म करें, और एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो तुमने जनवरी में ख़त्म कर लिया सिलेबस, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा, जो वीक टॉपिक थे वो सब ख़त्म किए। टेस्ट सीरीज जो तुमने दिया उसका कितना इंपॉर्टेंस रहा? टेस्ट सीरीज आई थिंक नीट एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने 12 जब दिया था उसके बाद मैंने नीट की सीरियसनेस थोड़ी मतलब बढ़ाई थी। मैं एक्चुअली सिलेबस था नहीं कंप्लीट, कुछ भी मतलब कुछ खास था नहीं, तो मैं सिलेबस के पीछे ही था, मतलब कि कैसे करके कंप्लीट करूँ, इतना तो कर लूँ। यस सर। और उसके कारण मैं मतलब सप्ताह में एक ही टेस्ट ज़्यादा देता था, जो आई थिंक कारण भी रहा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब मैं एक्चुअली मैंने जब पिछला साल का एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने टाइम मैनेज नहीं कर पाया था, बिल्कुल नहीं कर पाया था एक्चुअली। तो टेस्ट सीरीज इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप सिलेबस कंप्लीट करना है। टेस्ट नहीं दीजिएगा तो सिलेबस का कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी वीकनेस क्या है, आपको किस टॉपिक में बार बार दिक्कत होती है। आप सिली मिस्टेक्स जो होते हैं जिसे कहते हैं वो एक्चुअली टेस्ट सीरीज से ही क्लियर होता है। मुझे याद है जो मैंने अपना लास्ट टेस्ट दिया था ना, मैंने 1.5 घंटा 1 घंटा 15 मिनट में ही पूरा कर लिया था। अच्छा। तो एक्चुअली वो हुआ ही था क्योंकि मैं बार बार टेस्ट दे रहा था, इसलिए मिस्टेक्स आप दिमाग में आ जाता है कि ये तो बार बार हो रहा है यार, हटाओ इसको। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस उसी से आता है। सिलेबस कंप्लीट करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज ही नहीं दे रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपकी वीकनेस क्या है। तो जो बच्चे ड्रॉप लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपना कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, और फिर जो कोर्स ख़त्म करने के बाद जो आपका रिवीज़न है वो फास्ट करें, और रिवीज़न करने के बाद टेस्ट खूब सारा दें। कोशिश करें शुरुआत में 2 दिन 3 दिन के गैप पे दें, फिर जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो रही, पॉलिश होती जा रही है, तो फिर आप एवरीडे टेस्ट दें, उसको एनालाइज करें अपनी वीकनेस को, और जो वीक पोर्शन है, जिस तरह क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं या जो आपको याद नहीं रह रहा है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो इससे ड्रॉपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना कोर्स पहले टाइम से वो कंप्लीट करें। एक चीज़ बताओ, जो बच्चे अभी हैं, है ना, जो बच्चे भी तुम्हारे जूनियर हैं, मान लो जो बच्चे 10th पास किए हैं अभी, और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको तुम क्या बोलना चाहोगे? पहली बात सीरियस, एक्चुअली 10th के बाद क्या होता है कि बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, दे एक्चुअली स्कोर गुड परसेंटेज इन 10th है, एक्चुअली मिल ही जाते हैं, सभी को मिल जाते हैं यार। लेकिन
आपकी एज इतनी नहीं कि आप समझदार बन हो, एक्चुअली आप समझदार हो, तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाता है कि आपको वो मेंटर करेंगे आपको। एक्चुअली आपको नहीं पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब चीज़ें क्या पढ़नी होती है, वो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से बता सकते हैं। तो हो सके तो थोड़ी सी सीरियसनेस रखो, 11 से ही रखो। अब थोड़ा दिक्कत भी हो, एक्चुअली चलता है यार, एक हार्ड ड्रॉप चल जाएगा अगर, लेकिन आप सीरियस नहीं रहोगे 11 12 फिर तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। तो 11 से ही सीरियस रहो, फर्स्ट में ही निकालना सीखो या कुछ भी। बार बार ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप एक्चुअली एक सिनारियो बन गया है नीट एग्ज़ाम में खास करके, क्योंकि एज लिमिट है नहीं, बच्चे आराम से पढ़ते हैं 11 12, फिर ड्रॉप के बारे में पहले से ही सोच के रखते हैं कि ड्रॉप लेंगे। एक्चुअली एक बहुत गंदी आदत है। 11 12 सीरियस रहो, आराम से नीट निकलता है। तो जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 10th पास बच्चे जो हैं वो 11 से ही सीरियस हो जाएं और वो कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे स्कोर आए, 670 670 80 675 से अब स्कोर आने की कोशिश करें, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अच्छे मेडिकल कॉलेज उनकी दाखिला हो जाए और उनका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके। गोपाल, ये बताओ कि तुम्हारी जो पूरी जर्नी है, 2 साल पहले तुमने 11th 12th में तैयारी की, उतने सीरियस नहीं थे, फिर तुम पास किए 12th और फिर 12th पास का सीरियस हो गए और तुम्हारा ये अच्छा स्कोर आया। पूरे इस 3 साल में तुम्हें कब ऐसा लगा कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे? और थोड़ा सा तो डिमोटिवेशन सभी को लगता है ये, क्योंकि अप्स डाउन्स आपके मार्क्स में दिखेंगे आपके। तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक अच्छा स्कोर जरूर लाऊंगा नीट में। मेरे भैया सौरभ, एक्चुअली उन्हें पता था कि कंपटीशन में आपको कैसे खुद को मेंटेन करना होता है। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरे भैया, मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे डिमोटिवेशन को कम करने में। तो काफ़ी स्मूथली मेरी नीट की जर्नी रह गई ड्रॉप ईयर में। तो पेरेंट्स, फादर की वजह से, भाई की वजह से सपोर्ट तो मेरा, उसकी वजह से तुम इजी कर पाए उसको। तुम्हारी कोई हॉबी है बताओ? गेम स्ट्रीमिंग में देखना पसंद करता हूँ। तो तुम गेम खेलते हो और देखते हो उसकी स्ट्रीमिंग? थोड़ा बहुत ही खेलता हूँ, लेकिन स्ट्रीमिंग ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल्स खेलते हैं उसे। तो स्ट्रीमिंग देखने में मज़ा आता है? यस। लेकिन उससे तुम्हें नीट की पढ़ाई पे क्या असर पड़ा? नीट की पढ़ाई पर एक्चुअली वो मेरी हॉबी थी। एक्चुअली जब भी मैं थोड़ा मतलब खुद को रिफ्रेश करना चाहता तब भी मैं ऐसे देखता, ऐसा नहीं कि मैं हर घंटे मतलब जब भी मन करे तब देख रहा हूँ, ऐसा नहीं था। तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में खराब मार्क्स आने का वो तो नहीं था कारण? आई थिंक वही कह सकते हैं, वही था, क्योंकि स्ट्रीमिंग काफ़ी लंबी होती है, तो मैं काफ़ी देर तक देखा करता था। ड्रॉप लिया तो उसमें नहीं देखा फिर स्ट्रीमिंग? हॉबी आपकी छूटती नहीं है कभी भी, तो थोड़ी बहुत हाँ कम कर सकते हो उसे आप। तो मैंने कम किया था उसे। ये बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो आपकी हॉबी है, वो आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती है। जैसे आप अगर वीडियो गेम खेल रहे हो या स्ट्रीमिंग देख रहे हो लंबे लंबे टाइम तक, या आप सोशल मीडिया पे इंगेज हो, फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ गए हो, तो वैसे केस में पर टाइम वेस्ट होता है और आपका जो एक गोल्डन पीरियड है अभी पढ़ाई का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वो आपका छूट सकता है। तो आपको अपनी हॉबी छोड़ने की कोशिश करनी है, और अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो उसको रिड्यूस तो कर ही सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं आप 5 घंटे 6 घंटे स्ट्रीमिंग करें, उसको 50 मिनट 60 मिनट्स कीजिए, तो आपको रिफ्रेश भी करेगा, लेकिन वो लिमिटेड होना चाहिए ताकि आपका सेल्फ स्टडी का टाइम, जो आपकी स्टडी का टाइम है, वो हैम्पर ना हो। तो गोपाल, तुमसे बात करके बहुत कुछ पता चला तुम्हारे बारे में, और जो मुझे लग रहा है तुम्हारी अचीवमेंट एक बड़ी अचीवमेंट है। तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर बन के तुम क्या करना चाहोगे अपने परिवार को लेके, सोसाइटी को लेके? ऑफ कोर्स, मैं जैसे बताया था कि मैं अपने गांव का पहला लड़का होगा, तो ऑब्वियस बात लोगों की एक्सपेक्टेशंस होगी मुझसे, तो ऑब्वियस बात उसे पहले फुलफिल करूँगा। जनरली मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट मेरे डॉक्टर बने और फिर एक बार डॉक्टर बनने के बाद वो बिहार छोड़ के बाहर चले जाते हैं, कहीं बाहर किसी जगह अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जनरली बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, दिल्ली जैसे, मुंबई, बैंगलोर जैसे जगह में, और बिहार के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हारा उसमें क्या सोच है उसको लेके? यस, कुछ अच्छा ही करना है लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल, जब आप सोचते हो कि मुझे कुछ अच्छा करना है तो रास्ता मिल ही जाता है। अभी आप नीट में अच्छा स्कोर किए हो, फिर आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, एक्सपोजर मिलेगा, और आप सोसाइटी के लिए जो करना चाहते हो वो आप कर भी पाओगे, क्योंकि उसके लिए आप उस लायक बन चुके होगे। चलो, तो तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा गोपाल, और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम आगे लाइफ में बहुत अच्छे डॉक्टर बनो और एक अच्छे
नागरिक भी बनो, सोसाइटी के लिए कुछ करो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से, जिस परिवार से आते हैं, उसको वापस भी हमें देना होता है। बिल्कुल सर। और बहुत अच्छे डॉक्टर बनो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो अभी हमने गोपाल से बात की और इसकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज में इसने पढ़ाई की और आज एक अच्छे स्कोर के साथ नीट क्वालिफाई किया है। इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ने वाले हैं और भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इनसे आप भी सीख सकते हैं। और जो एक साधारण परिवार से कोचिंग की जो नीड होती है, वो मेंटर सर हमेशा फुलफिल किया है। और हमने शुरुआत ही की थी अफोर्डेबल एजुकेशन को दिमाग में रख के। तो उस अफोर्डेबल एजुकेशन का जो फ़ायदा है वो आप देख रहे हैं कि गांव में भी पहुंच रहा है। एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला बच्चा, जहाँ की आज तक कोई गांव में डॉक्टर ही नहीं बना पूरी हिस्ट्री में, वहाँ का बच्चा मेंटर सर के अफोर्डेबल एजुकेशन को पा के और आज एक डॉक्टर बनने जा रहा है वो। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। ऐसी और स्टोरी के साथ हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। टिल देन, एंजॉय योर स्टडी एंड keep working hard so that you can become a good doctor or engineer or whatever dream you have, you can achieve it. Thank you all.